This is Dr. Akash Singh, Chemistry faculty, and today we will discuss a topic from class 11th, that is p block element. In case of p block element, we have group 13 to group 18 elements, in which today we will only discuss about group 13 element. So let's start. ग्रुप 13 एलिमेंट में हमारे पास है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, BAl, Ga, In और Tl. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की अगर हम बात करेंगे तो बोरॉन के लिए 1s2, 2s2, 2p6, सॉरी दैट इज 2p1. एल्यूमिनियम के लिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. सिमिलरली गैलियम के लिए 4s2, 4p1, इंडियम के लिए 5s2, 5p1 एंड थैलियम के लिए 6s2, 6p1. ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है. अगर हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करते हैं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की तो वो हो जाएगा ns2 np1, where n may be 2 or 3 or 4 or 5 or 6. क्लियर है? n हो गया 2, 3, 4, 5, 6. तो अगर हम इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं ग्रुप 13 के एलिमेंट्स में, तो थ्रू आउट द ग्रुप वो कांस्टेंट रहेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो हमें दिखाई दे रहा है कि ns2 np1 में हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये 2+1 है. ठीक है, s में 2 और p में 1. तो क्या हो गया, हमारे पास 2+1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दैट इज 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ठीक है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. देन वैलेंसी की अगर बात करते हैं तो वैलेंसी जो होगी, ठीक है, वो +3 भी हो सकती है, -3 भी हो सकती है. कुछ एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं. अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे आ जाएगा जैसे BF3. ठीक है, BF3 एक बहुत ही फेमस कंपाउंड है, लेविस एसिड होता है, आप सबको पता है. तो BF3 क्या है, अगर यहां पर हम वैलेंसी की बात करेंगे तो बोरॉन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर आने वाला है दैट विल बी +3. ठीक है, और अगर हम BH3 की बात करेंगे तो यहां पर बोरॉन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आने वाला है दैट विल बी -3. ऐसा क्यों हो गया? ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि जो फ्लोरीन है दैट फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बोरॉन. सो बोरॉन बिकम्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू फ्लोरीन and hydrogen is more electropositive than boron, so boron becomes electronegative as compared to hydrogen, so it is -3. गौर करने वाली बात है कि एक ही बोरॉन है और वो आपको कभी +3 देता है, कभी -3 देता है. और क्यों ऐसा हो रहा है? ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर. सिमिलरली इन केस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड दिस इज ऑलवेज +3. क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम क्या है, एक बहुत ही वेल नोन मेटल है. एल्यूमिनियम इज अ वेल नोन मेटल, सो इट प्रेफरेबली shows +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, नेवर shows माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट. ओके, अब हम आगे बात करते हैं. तो अगर हम आगे देखेंगे तो एल्यूमिनियम को हम मेटल कह सकते हैं, बोरॉन को हम नॉन मेटल कह सकते हैं, नॉन मेटल इज बोरॉन. एंड गैलियम को भी हम मेटल कह सकते हैं, इंडियम मेटलॉइड्स कह सकते हैं, एंड Tl को भी हम मेटल कह सकते हैं. ठीक है, इसमें मेटल और नॉन मेटल और मेटलॉइड तीनों का कैरेक्टर आएगा आपको ग्रुप 13 के अंदर. ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा जो पीरियोडिक टेबल है, जो हम पीरियोडिक टेबल का लेक्चर लेते हैं तो हमें पता चलता है कि वहां पर हमारे पास मेटलॉइड का भी एक कैरेक्टर है जो कि जिग-जैग चलता है. आपको इस तरीके से पीरियोडिक टेबल में एक लाइंस दिखेंगी और इसको जो भी मेटल्स इसको टच कर रहे हैं इस लाइंस को,
वो क्या होगा, वो मेटलॉइड की कैटेगरी में आ जाएंगे और फिर उनका नेचर जो होगा वो एम्फोटेरिक कैरेक्टर का होगा, जो कि इसी लेक्चर में हम आगे देखने वाले हैं। अब हम कुछ पीरियोडिक ट्रेंड्स की बात करेंगे, क्योंकि बिना पीरियोडिक ट्रेंड्स को जाने हुए हम 13 ग्रुप को कंप्लीटली नहीं सीख सकते हैं। तो पीरियोडिक ट्रेंड की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला पीरियोडिक ट्रेंड हमारे पास है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, what is atomic size? So we can define atomic size as atomic radius, or we can say the distance from nucleus to the outer orbit. The distance from nucleus to the outer orbit. The distance from nucleus to the outer orbit is known as atomic radius, and in this case atomic radius, ठीक है, होना ये चाहिए कि वो ऊपर से नीचे जब जाते हैं तो बढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि लगातार ही हमारे पास एडिशन ऑफ एनर्जी लेवल हो रहा है। लेकिन ट्रेंड क्या होता है, ये एक एक्सेप्शन है, इसको ध्यान रखा जाएगा। ये एक एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान रखने की जरूरत है कि यहाँ पर ट्रेंड क्या है हमारे पास, कि जो एटॉमिक रेडियस है उसका ट्रेंड कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। दैट इज सबसे जो छोटा होगा दैट इज बोरॉन, देन गैलियम, देन एल्यूमिनियम, देन इंडियम, एंड सबसे बड़ा होगा थैलियम। ऐसा क्यों हुआ? बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि व्हाई दिस इज सो, द एटॉमिक साइज डू नॉट फॉलो द प्रॉपर ट्रेंड एज अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। सो दिस इज बिकॉज, रीजन लिखता हूं मैं यहाँ पे, इसका रीजन क्या है, एटॉमिक साइज का क्या रीजन है? तो रीजन होगा ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट प्रोवाइडेड बाय द 3d10 electrons in case of gallium. In case of gallium. देखिए, अब एक नया टर्म हमारे पास आया कि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है। तो वी कैन डिफाइन स्क्रीनिंग इफेक्ट एज द इफेक्ट इन विच द न्यूक्लियर फोर्स गेट इन स्क्रीन्ड बाय द इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। देखिए, हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, साफ साफ हमको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो हमारा गैलियम है इसमें पहले आता है 4s2, देन आता है 4p1। तो क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने के समय 4s2 के तुरंत बाद 4p1 आ जाता है? तो जवाब है कि बिल्कुल नहीं आता है। ठीक है, क्या होता है, देयर इज सम अदर ऑर्बिटल्स ऑल्सो प्रेजेंट बिटवीन 4s2 एंड 4p1, एंड दैट इज 3d10। 4s2, 3d10, then 4p1. Then 3d10 provides poor screening effect towards the outermost orbit. So the atomic size do not follow the proper trend as according to the definition. So this is clear. Okay, आगे बढ़ जाते हैं अपन। Okay, now this is our page number 2. अभी हमारे पास जो टॉपिक है बात करने के लिए, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन करना चाहें, दैट वी मे कैन से दिस इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू attract the shared pair of electron. Tendency of an atom to attract the shared pair of electron. ठीक है, किसी एटम की वो टेंडेंसी जिससे वो कोवलेंट बॉन्ड में जो शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको अपनी साइड में बुला लेता है, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के केस में जो मेटालिक होगा, सुपर मेटालिक होगा पूरे ग्रुप में, वो क्या करेगा, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू शो करेगा, क्योंकि मेटल्स आर ऑलवेज इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। सो ट्रेंड क्लियर है एकदम से।
कि एल्यूमिनियम जो है वो सबसे छोटा होने वाला है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर से। जो हमारे पास डाटा अवेलेबल है, अवेलेबल डाटा जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, अकॉर्डिंग टू दैट अवेलेबल डाटा, एल्यूमिनियम हैज लोवेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू in group 13 element. Okay, then it is gallium, then it is indium, then it is thallium, and then it is boron. So now this is clear that boron is the most non-metallic element, most non-metallic element, and aluminium is the most metallic element, most metallic element in 13 group. Okay, then next point is melting point. Next point is melting point. हम बेसिकली यहां उन प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं जिनके साथ कुछ एक्सेप्शंस हैं, जिनके साथ कुछ एक्सेप्शंस हैं उनकी बात की जा रही है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट में क्या होगा, हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट के लिए एक ट्रेंड है जो कि डब्ल्यू ऑर्डर को फॉलो करता है। डब्ल्यू ऑर्डर कैसा होता है, जैसे पहले मैं आईपी वैल्यू की बात कर लेता हूं, वहां से थोड़ा सा और क्लियर होगा। अगर मैं आईपी वैल्यू की बात करूं और यहां मैं आपको डब्ल्यू ऑर्डर दिखाऊं तो ये डब्ल्यू ऑर्डर कुछ इस तरीके का बनेगा, इस तरीके का। ये आपका ऐसा डब्ल्यू आपको बनाना है, ठीक है। इस डब्ल्यू में क्या होता है कि यहां पर हमारे पास बोरॉन है, ठीक है, यहां हमारे पास एल्यूमिनियम है, यहां हमारे पास गैलियम है, यहां हमारे पास इंडियम है, एंड देन यहां हमारे पास थैलियम है, ठीक है। अब देखिए, अगर इस चीज को थोड़ा हाईलाइट कर दिया जाए, देन वी कैन से दैट this is for boron, this is for gallium, this line is for thallium, and this is our aluminium, and the lowest one is indium. So we can write that ionization potential or ionization energy, जिसका definition क्या होता है, the minimum amount of energy required, the minimum amount of energy required to remove an electron from the outermost orbit of an isolated gaseous atom. Then this ionization potential will follow the trend like this. ये इस तरह का ट्रेंड फॉलो करेगा। क्या सबसे पहला जो हमारे पास आएगा दैट इज बोरॉन, देन बोरॉन से बड़ा कौन हो जाएगा, Tl, उससे बाद कौन हो जाएगा, Ga, देन कौन हो जाएगा, Al, देन इसके बाद कौन आएगा, In, ठीक है। बोरॉन, देन थैलियम, देन गैलियम, देन एल्यूमिनियम, एंड एट लास्ट द इंडियम, ठीक है। अब अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो हमने अक्सर सुना होगा कि गैलियम एक ऐसा मेटल है जो अपने हाथ पे रखने पे, अपनी हथेली पाम पे रखने पे ही वो मेल्ट हो जाता है। तो सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट जो हमारे पास है वो गैलियम के केस में है, ठीक है। गैलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है हमारे पास सबसे कम है, और जो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है हमारे पास वो किसका है, बोरॉन का। बोरॉन is highest melting point, then it is aluminium, then it is thallium, and then it is indium, and at last this is for gallium. Okay, so क्वेश्चन हमसे इस तरीके भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन के लिए हमारे पास एक इस तरीके का भी ट्रेंड दिया जा सकता है, मोस्टली एग्जाम्स में देखा जाता है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, देन इससे बड़ा इंडियम, और इससे बड़ा हो जाएगा थैलियम। तो ये दोनों एक ही बात है, इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। बोरॉन आपके पास सबसे बड़ा है जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट उससे कम है, बोरॉन से कम है, देन गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है, और वो मेल्टिंग पॉइंट जो सबसे कम वैल्यू है वो इंडियम से भी छोटी है, एंड इंडियम जो है फर्दर थैलियम से छोटा है।
तो या तो हम नीचे वाले ऑर्डर को फॉलो कर सकते हैं या हम ऊपर वाले ऑर्डर को फॉलो कर सकते हैं, दोनों सिमिलर बातें हैं। जनरली आपको एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वो इस ऑर्डर को दिखाकर पूछे जाते हैं कि बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज होना चाहिए। तो ये ऑर्डर कंफ्यूज करने के लिए होता है और कुछ भी नहीं है। यहां से आप सिमिलरली ऊपर वाले ऑर्डर को फॉलो कर सकते हैं, सिमिलरली नीचे वाले ऑर्डर को फॉलो कर सकते हैं। देयर इज नथिंग डिफरेंस बिटवीन दीज टू। ओके, सो लेट्स go to the next point. Now this is our page number 3, and in this case we will discuss some chemical properties related to some chemical properties related to group 13 element, chemical properties. Then chemical properties हमें क्या बोलती है वो देखते हैं अभी, ठीक है। देखिए chemical properties में हमें बताया गया कि बहुत सारी चीजें हैं, जैसे रिएक्शन विथ एयर हो गया, रिएक्शन विथ वाटर हो गया, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन हो गया, रिएक्शन विथ नाइट्रोजन हो गया, ठीक है। इन सारी चीजों को अपने को वहां पे पढ़ना है। अगर हम एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, एल्कली से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, हैलोजन से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, ये सारी चीजों को हमको यहाँ पे लिस्ट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम टॉपिक रखेंगे यहाँ पर कि रिएक्शन विथ एयर। ये जो लेक्चर आपका चल रहा है ये आपको एनसीईआरटी को कवर करता हुआ चल रहा है और आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस आते हैं उसको भी हम लोग यहाँ पर कवर करते हुए चलेंगे। तो रिएक्शन विथ एयर की हम बात करते हैं। ओके, रिएक्शन विथ एयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं ऐसा मान लूं कि ग्रुप 13 एलिमेंट जो है ये हमारे पास E है, E इज इक्वल टू ग्रुप 13 एलिमेंट, देन हमने क्या लिखा कि when E react with air it forms some types of compound. Let us discuss these compound, ठीक है। तो एयर में क्या है, एयर में हमारे पास दो तो रिएक्शन करानी होती है, क्या, एक तो ऑक्सीजन के साथ, दूसरा नाइट्रोजन के साथ। तो पहला रिएक्शन अपन देखते हैं यहाँ पे अपना E when react with O2, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो है ऑक्साइड बनाएगा। अच्छा, कैसा ऑक्साइड बनाएगा, तो ऑक्साइड का क्या फॉर्मूला होगा, E2O3। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड फॉर्म्ड बाय ग्रुप 13 एलिमेंट, E2O3। ओके, व्हेन इट रिएक्ट विथ नाइट्रोजन देन E plus N2 it will give En, it will only form En। तो यहाँ क्या हो गया, ऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया E2O3 और जो नाइट्रोजन के साथ कंपाउंड बनेगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा En। अब यहाँ पर कुछ बातें हैं जो पॉन्डर करने के लिए हैं, तो हम कॉपी पेन ले लेंगे और इन चीजों को ध्यान से कॉपी में लिखेंगे। पहला क्या कि बोरॉन डज नॉट रिएक्ट इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। बोरॉन जो है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में रिएक्ट नहीं करता, बोरॉन डज नॉट रिएक्ट इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि एल्यूमिनियम can form an oxide layer aluminum can form an oxide layer of Al2O3, so it is unreactive। क्या बोला गया कि एल्यूमिनियम भी रिएक्ट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर क्या होगा, Al2O3 की एक लेयर बन जाएगी। बोरॉन भी रिएक्ट नहीं करेगा, कब, जब वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होगा। तो ये लोग कब रिएक्ट करेंगे, हमने इनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्यों पढ़ी, कभी ना कभी तो रिएक्ट करते होंगे, तो उसका आंसर सुनिए, कब रिएक्ट करेंगे। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, जब ये एमॉर्फस कंडीशन में होंगे। एमॉर्फस बोरॉन एंड एल्यूमिनियम आर रिएक्टिव। जब बोरॉन और एल्यूमिनियम एमॉर्फस कंडीशन में होंगे तब ये लोग रिएक्ट करेंगे। ओके, अब कुछ कंपाउंड देख लेते हैं, तो क्या क्या कंपाउंड हो सकते हैं। उससे पहले हमें थोड़ा सा आइडिया लेना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या हो सकता है। ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे होने वाली है। एक इफेक्ट आएगा अभी, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या हो सकता है, ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास हो सकता है +3 and +1,
दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बनाए जा सकते हैं जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तब। तो यहां पर हमारे पास क्या क्या बन सकता है, एक तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपाउंड बन सकता है एंड एक हमारे पास अवेलेबल हो सकता है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपाउंड। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर देखते हैं +3 में क्या क्या आ सकते हैं। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड में हमारे पास जो कंपाउंड्स आएंगे दे आर B2O3, देन Al2O3, Ga2O3, In2O3 एंड Tl2O3। ये सारे कंपाउंड्स हमारे पास क्या है, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड है। और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में हमारे पास कौन सा कंपाउंड आने वाला है, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे कि बोरॉन और एल्यूमिनियम जो है वो +1 का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बनाते हैं। ध्यान रखने वाली बात है, क्या बोरॉन एंड एल्यूमिनियम डू नॉट फॉर्म +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। अब देखिए क्या बोला गया कि बोरॉन और एल्यूमिनियम जो है ये +1 का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बनाएंगे। तो +1 का ऑक्सीडेशन स्टेट कौन बनाएगा, तो कौन बनाएगा, गैलियम बनाएगा, इंडियम बनाएगा और थैलियम बनाएगा। तो इसके लिए लिख लेते हैं कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ओनली फॉर्म्ड बाय गैलियम। तो गैलियम के +1 का ऑक्सीडेशन स्टेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Ga2O, देन In2O, देन Tl2O। ये 3 कंपाउंड बनेंगे जो कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे इन केस ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट ऑक्साइड। ठीक है, ग्रुप 13 एलिमेंट के ऑक्साइड के केस में ये 3 कंपाउंड आपके पास हैं जो कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट को फॉलो करते हैं। और हमारे पास कुछ और कंपाउंड है जो कि +1 को नहीं +3 को फॉलो करते हैं, और वो हमारे पास ये है। ये जो कंपाउंड है ये हमारे पास क्या करते हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को फॉलो करते हैं। B2O3, Al2O3, Ga2O3, In2O3 एंड Tl2O3। जबकि इनर्ट पेयर इफेक्ट जैसा कोई इफेक्ट है, इनर्ट पेयर इफेक्ट नाम का कोई कुछ है जिसकी वजह से क्या है, +1 और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं फॉलो करता है। कौन कौन, बोरॉन नहीं फॉलो करता और एल्यूमिनियम नहीं फॉलो करता है। अब हम देखने वाले हैं कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है, ये क्या चीज है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट एग्जाम में जनरली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। स्कूल एग्जाम में श्योर शॉर्ट ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, इसको डिफाइन कीजिए। ठीक है, तो अभी हम लोग यहां चलते हैं कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। ये हमारा हो गया पेज नंबर 4। अब देखिए क्या बोला गया कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या हो सकता है, तो उसके लिए हम बात करेंगे। हमारा टॉपिक है इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब देखिए जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है कोई ऐसा पेयर होगा जो कि इनर्ट होगा, रिएक्शन नहीं करता होगा। ठीक है, तो वो क्या है, अगर हम बोरॉन की बात करने लगे, अगर हम बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लें तो वो क्या होगा, 1s2 2s2 2p1। अगर हम एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लें तो वो क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। लेकिन अगर हम यही ऑक्सीडेशन स्टेट ले लें गैलियम का या इंडियम का या फिर थैलियम का, किसी का भी ले लें, सपोज हम गैलियम का ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या आने वाला है, 4s2 3d10 एंड देन 4p1। अगर हम थैलियम के केस में बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6s2 और 6p1। और ये जो बीच वाला रीजन हमारे पास खाली है, ये जो बीच वाला रीजन हमारे पास खाली है, यहां पर कौन आने वाले हैं, यहां पर सम D एंड F इलेक्ट्रॉन्स आने वाले हैं। कैसे, हमारे पास अभी 5D है, हमारे पास अभी 4F है, जो सब इसके बीच में आने वाला है। ठीक है, तो अब देखिए क्या हुआ, सपोज दैट हमको रिएक्शन करानी है, बोरॉन को भी रिएक्ट कराना है, एल्यूमिनियम को भी रिएक्ट कराना है, गैलियम को भी कराना है, इंडियम को भी कराना है, थैलियम को भी कराना है। ठीक है, और हम ऐसा चाहते हैं कि रिएक्शन जो हो वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ हो। तो उसके लिए जरूरी चीजें क्या है, जरूरी चीजें हैं कि ये 2p1 का इलेक्ट्रॉन रिएक्ट कर जाए, ये 2s2 का इलेक्ट्रॉन रिएक्ट कर जाए, मतलब
S2 से यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकले और 2p1 से यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 1 इलेक्ट्रॉन, तो आपके पास पूरा हो गया 3 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली इन केस ऑफ एल्यूमिनियम वी कैन जस्टिफाई दैट यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है 3s2 से एंड 3p1 से अपने पास 1 इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो हो गए हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास दिखाई देता है। अब क्या बोला गया कि अगर यही कंसेप्ट हम गैलियम में लगाने लगे, गैलियम के केस में, तो क्या बोला गया कि 4p1 से तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लेकिन 4s2 से जब इलेक्ट्रॉन निकलने लगेगा उस केस में क्या होगा, ये 3d10 बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, 3d10 का जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करने लगेगा, ये देगा आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट प्रोवाइड करेगा ये। अब इस स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से क्या होगा, ये जो 4s2 के 2 इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है एज कंपेयर टू 4p1, दे आर मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस एज कंपेयर टू 4p1, सो दे विल एक्सपीरियंस्ड more force of attraction towards the nucleus and do not want to escape from the energy level. Similarly, this case is strongly applicable in case of thallium because there is much more protons available in the nucleus of thallium as compared to boron, aluminium or gallium. So they only allow the outermost 6p electron for the reaction. So this thallium predominantly, or you can say उसके पास जो है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है और कोई उपाय ही नहीं है, तो वो क्या होगा, वो एकमात्र ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा जो कि +1 होगा। ठीक है, सिमिलरली इंडियम के केस में भी यही होगा, उसके बीच में भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तो वो क्या होगा, अपना ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना बंद कर देगा, कौन सा, +3 वाला। अब देखिए ये जो टर्म्स हमने यूज किए हैं यहाँ पे, स्क्रीनिंग इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो स्क्रीनिंग इफेक्ट हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है, इसको हमें जानना पड़ेगा। तो यहां पर हम एक चीज लिखने वाले हैं हाईलाइट करके, क्या लिखने वाले हैं, लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। आपको पता होना चाहिए कि यहां पर क्या लग रहा है, लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन लग रहा है। अब ये लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन क्या है, तो 11th के बच्चों को अब ये लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन समझने में थोड़ी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि हम एक्चुअली में लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन 12th क्लास में पढ़ते हैं। जो लोग नीट या फिर जेई के हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं वो लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन इजीली समझ सकते हैं, लेकिन अगर हम एक वर्ड में कहना चाहें जो कि दोनों के लिए एप्लीकेबल हो, तो हम ये कह सकते हैं कि द स्क्रीनिंग इफेक्ट प्रोवाइडेड बाय द 4f इलेक्ट्रॉन, द स्क्रीनिंग इफेक्ट प्रोवाइडेड बाय द 4f इलेक्ट्रॉन इज सिंपली लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। जो स्क्रीनिंग इफेक्ट 4f ऑर्बिटल प्रोवाइड कर रहा है उसको लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन कहा गया, और जो 3D और जो स्क्रीनिंग इफेक्ट हमारा 3D वाला प्रोवाइड कर रहा है, इसके लिए कोई नाम नहीं है, इसको सिमिलरली सिंपली हमने कहा स्क्रीनिंग इफेक्ट ड्यू टू 3D, और जो स्क्रीनिंग इफेक्ट ड्यू टू 4f इलेक्ट्रॉन है उसको हमने कह दिया लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। सिमिलरली अगर हमारे पास 5f का कुछ होता तो हम उसको क्या बोलते हैं, एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन। ठीक है, तो हमारे पास 2 सीरीज होती हैं f ब्लॉक की, लेंथेनॉइड सीरीज एंड एक्टिनॉइड सीरीज, जो कि बहुत बढ़िया वाला, बहुत ज्यादा सा स्क्रीनिंग इफेक्ट प्रोवाइड करती है, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन का जो नंबर होता है वो काफी ज्यादा होता है, उसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए होते हैं। तो 14 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन से निकलने वाला जो न्यूक्लियर चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उसको स्क्रीन कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस द फोर्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियस इज मच मोर वीकर देन द इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके मुकाबले जो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करता है, किससे, टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब देखिए इसको इनर्ट पेयर इफेक्ट क्यों बोला गया, क्योंकि जब ये स्क्रीनिंग इफेक्ट एप्लीकेबल हुआ नीचे वाले एलिमेंट्स के ऊपर, जब ये स्क्रीनिंग इफेक्ट एप्लीकेबल हुआ कहां पर, नीचे वाले एलिमेंट्स के पास, तो क्या हुआ, इनके पास बस एक ही ऑप्शन है कि ये अपने आउटर मोस्ट p1 वाले इलेक्ट्रॉन को ही रिएक्ट करने के लिए भेज सकते हैं। ठीक है, तो इनका जो s2 वाला इलेक्ट्रॉन है, हमने अभी अभी पढ़ा है कि हमारे पास एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है जिसका नाम है ns2np1। ठीक है, तो क्या है कि ये जो np1 का इलेक्ट्रॉन है इसको अलाउ किया गया कि हाँ आप रिएक्शन कर सकते हैं, और ns2 का जो इलेक्ट्रॉन है इसको अलाउ नहीं किया। किसने नहीं किया, न्यूक्लियर फोर्स ने। ठीक है,
तो ये जो पेयर है ये क्या हो गया, अनरिएक्टिव रह गया, इनर्ट रह गया, इसको बोला गया इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, कि NH2 इलेक्ट्रॉन जो है रिएक्ट नहीं कर रहा है, दैट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। तो अगर हम इसका डेफिनेशन लिखना चाहें, इनर्ट पेयर इफेक्ट का डेफिनेशन क्या होगा, तो हम क्या लिखेंगे, द रिलेक्टेंस ऑफ NS इलेक्ट्रॉन टू टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, the reluctance of NS electron to take part in bond formation is known as inert pair effect, ठीक है, known as inert pair effect, ठीक है। तो ये बात थी यहां तक inert pair effect की। अब हम चलते हैं कि हमारे पास जो अभी अभी हमने ऑक्सीडेशन स्टेट देखा है कि +3 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, ठीक है। यहां पर हमने देखा कि हमारे पास +3 का ऑक्सीडेशन स्टेट आ सकता है, यहां हमने देखा कि +1 का ऑक्सीडेशन स्टेट आ सकता है। तो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, ये कैसे वेरी कैसे कर रहा है, तो इस चीज को देखना पड़ेगा। तो हम थोड़ा सा आगे चलेंगे अभी और देखेंगे स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो हमारे पास ये हमारा 5th पेज है और यहां हमारे पास टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखिए क्या बोला गया कि अब जो अपना ऑक्सीडेशन स्टेट है वो किस तरीके से वेरी करेगा, इस पे बात करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। चलो तो फिर देखते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि हमारे पास कितने ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक तो +3 है, दूसरा +1 है, ठीक है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। तो बात क्या हुई कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये कहां पर दिखाई दे रहा है अपने को, डाउनवर्ड में दिखाई दे रहा है, ठीक है, और जो +3 का ऑक्सीडेशन स्टेट है ये अपने को दिखाई दे रहा है अपवर्ड में, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, ठीक है, वो किसके पास होगा, तो हम ऐसा लिखेंगे कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है, एंड +1 ऑक्सीडेशन स्टेट increases down the group, and both due to inert pair effect, और ये दोनों काम जो हो रहे हैं वो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से हो रहे हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट हमने समझ लिया है क्या, कि जो NH2 वाला इलेक्ट्रॉन होगा अगर उसके पास स्क्रीनिंग इफेक्ट का कोई कंसेप्ट लगता है, मतलब उसके बाद कोई D या F आ जाता है, तो क्या होगा, वो पेयर जो है वो इनर्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो P वाला इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से काफी दूर हो गया और जो S वाला इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से अभी पास में है। कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग, तो क्या बोला गया कि जो S2 इलेक्ट्रॉन है, जो S ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो न्यूक्लियस से काफी करीब है, तो न्यूक्लियस का ज्यादा फोर्स लग रहा है उस पर, तो वो रिएक्शन करने के लिए अलाउ नहीं है उसको, और P वाला रिएक्शन कर रहा है। तो क्या बोला गया कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप ज्यादा बढ़ जाएगा और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो हम यहां पर कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें तो Tl+1 is more stable than In+1 and which is more stable than Ga+1, ठीक है। अच्छा, हमने यहां पर एल्यूमिनियम और बोरॉन की तो बात ही नहीं करी। क्यों नहीं करी, क्योंकि वो +1 बनाएंगे ही नहीं, क्योंकि वो +1 का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर हम 3 में बात करें, अगर हम 3 में बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि Ga+3 is more stable than In+3 and then Tl+3, ठीक है। Ga+3 क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू In+3 एंड वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू Tl+3। क्यों, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है वो डाउनवर्ड इंक्रीज कर रहा है, मतलब गैलियम में सबसे कम इनर्ट पेयर इफेक्ट लग रहा है। बोरॉन और एल्यूमिनियम की हमने अब बात ही नहीं करी है क्योंकि उस पर इनर्ट पेयर इफेक्ट लग ही नहीं रहा है।
लग किस पे रहा है? गैलियम पे लग रहा है, इंडियम पे लग रहा है और थैलियम पे लग रहा है। तो गैलियम पे सबसे कम, उसके बाद इंडियम सेकंड नंबर पे आ गया, उस पे लग रहा है थोड़ा बहुत, और उसके बाद क्या हो गया, जो टीएल है, जो थैलियम है, उस पे सबसे ज्यादा इनर्ट पेयर इफेक्ट लग रहा है। इसलिए उसका जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो नियरली इम्पॉसिबल है, या फिर कहा जाए कि वेरी 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 लेस पॉसिबल है। ठीक है, तो इतनी बातें हो गई। अब क्वेश्चन हमारे पास एक और पूछा जा सकता है, जो कॉम्पिटिटिव मटेरियल क्वेश्चन हमारे पास एक और हो सकता है। क्या? वो देखिए, ये हमारा एक क्वेश्चन हो सकता है कि डायरेक्ट मैं उसका आंसर लिख के एक्सप्लेन करूंगा उसको कि क्या हो सकता है वहां पे। तो बोला गया ये कि हमारे पास एक कंसेप्ट मिलता है कि Ga+3 इज मोर स्टेबल देन Ga+1। ठीक है, देन In+3 is more stable than In+1 and Tl+1 is more stable, sorry, Tl+1 is more stable than Tl+3। तो ये बातें हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ है हमारे पे, ठीक है, और हमारा ए ऑप्शन ये है, बी ऑप्शन ये है, सी ऑप्शन ये है एंड डी ऑप्शन है ऑल। ठीक है, तो हम किस पे टिक करने वाले हैं? ऑल पे। ठीक है, ये सारी बातें सच है। ठीक है, Ga+3 ज्यादा स्टेबल है Ga+1 से, फिर क्या बोला, In+3 ज्यादा स्टेबल होगा In+1 से, लेकिन Tl+1 ज्यादा स्टेबल होगा Tl+3 से। क्यों भाई? क्योंकि यहां पे क्या लग रहा है, इनर्ट पेयर इफेक्ट लगाया गया है। ठीक है, अच्छा, अब जब हम यहाँ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि नेचर ऑफ ऑक्साइड कैसा बना, जो हमारे पास E2O3 बना, या फिर Ga2O बना, In2O बना, या फिर Tl2O बना, इनका नेचर कैसा है ऑक्साइड का। तो ऑक्साइड 2-3 तरह के हो सकते हैं। ठीक है, क्या? या तो मेटालिक कैरेक्टर का हो सकता है, सॉरी एसिडिक कैरेक्टर का हो सकता है, या बेसिक कैरेक्टर का हो सकता है, या एम्फोटेरिक कैरेक्टर का हो सकता है। तो हम देखने वाले हैं कि क्या यहाँ तीनों कैरेक्टर है, या कोई एक कैरेक्टर है, या कोई 2 कैरेक्टर है, क्या है। तो चलिए हम चलते हैं अपने पेज नंबर 6 पे। अगर आप में से किसी को पीडीएफ नोट्स की जरूरत हो तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको दिया जाएगा। पेज नंबर 6 पे चलते हैं। ठीक है, चलिए पेज नंबर 6 पे हम लोग आ गए। अब हम बात करेंगे यहां पर कि हमारे पास जो नेचर है ऑक्साइड का, नेचर ऑफ ऑक्साइड, नेचर ऑफ ऑक्साइड ये कैसा है। ठीक है, तो हमारे पास जो नेचर ऑफ ऑक्साइड है वो 3 कैरेक्टर के हैं। क्या? एसिडिक कैरेक्टर भी है, बेसिक कैरेक्टर भी है और एम्फोटेरिक कैरेक्टर भी है। हमारे पास तीनों कैरेक्टर का ऑक्साइड है। ठीक है, पहले ऑक्साइड क्या क्या है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास ऑक्साइड ऑफ बोरॉन है, ऑक्साइड ऑफ बोरॉन है। ठीक है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है B2O3। ठीक है, अच्छा, और क्या है? एल्यूमिनियम है, गैलियम है, फिर क्या है? इंडियम है, और फिर क्या है? थैलियम है। ठीक है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, गैलियम का ऑक्साइड है, इंडियम का ऑक्साइड है और थैलियम का ऑक्साइड है। कौन कौन से ऑक्साइड है वो मैंने पीछे वाले पेज पे लिख दिया है। क्या क्या? Al2O3 है, Ga2O3 है, Ga2O है, In2O3 है, In2O है और Tl2O3 है और Tl2O है। +1 और +3 के आधार पे, और कुछ खास बात नहीं है। तो क्या बोला गया कि जो हमारा B2O3 है वो क्या है? वो हमारे पास एसिडिक कैरेक्टर का है। ठीक है, ओके। जो हमारा Al और Ga का ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम और गैलियम का ऑक्साइड, ये एम्फोटेरिक नेचर का है। यहां फिर से आपका एक कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन तैयार हो जाता है। ठीक है, कि इनका ऑक्साइड का नेचर कैसा है, इनको एसिडिक कैरेक्टर में सेट कीजिए या बेसिक कैरेक्टर में सेट कीजिए, तो वो आप यहां से कर सकते हैं। ठीक है, और जो हमारा In और Tl की बात है, ठीक है, ये क्या है? ये बेसिक कैरेक्टर का है। ठीक है, तो अगर हम यहां पर एक ट्रेंड सेट करना चाहें तो हम क्या बोलेंगे कि जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, व्हेन वी आर मूविंग टुवर्ड्स द बोरॉन, ठीक है, देन एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, एसिडिक कैरेक्टर increases। ठीक है, एंड when we are moving towards downward means towards thallium, then it is basic character increases। ठीक है, क्या बोला गया कि जो बोरॉन है वो क्या होगा? एसिडिक नेचर का होगा, जो
एल्यूमिनियम और गैलियम है वो क्या होंगे, वो एम्फोटेरिक नेचर के होंगे, और जो इंडियम और थैलियम है वो क्या होगा, वो प्योरली बेसिक नेचर का होगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे की साइड में जाएंगे हमारा मेटल वाला टेंडेंसी बढ़ता जाएगा और उसका ऑक्साइड क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। जो हम ऊपर रहेंगे तो नॉन मेटल वाला टेंडेंसी बढ़ता जाएगा, तो क्या हो जाएगा, उसका ऑक्साइड क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। और अगर कोई ऐसा है जो मेटलॉइड टाइप कैरेक्टर दिखा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, एम्फोटेरिक नेचर का हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को हम यहाँ पर गौर करेंगे। और यहां पर हम ये नहीं बोल सकते हैं कि जैसे इंडियम के पास मेटलॉइड कैरेक्टर है या नहीं है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि हम किस टाइप के रिएक्शन की बात कर रहे हैं। एक जनरल ट्रेंड को हम फॉलो करते हैं, जो कि जनरल ट्रेंड मैंने यहाँ पर लिख दिया है, और इससे आपका कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहां तक बात थी कि हमने अभी तक जो पढ़ा है वो हमने पढ़ा कि नेचर ऑफ ऑक्साइड क्या हो गया। ठीक है, और स्टार्टिंग से हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे होता है, वैलेंसी क्या होती है, फिर हमने देखा कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कितनी वैलेंसी है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या आ रहा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट देखा हमने इनर्ट पेयर इफेक्ट, फिर बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी, मैंने उनका ट्रेंड बताया आपको, उसका एक ग्राफ भी बताया मैंने, डब्ल्यू शेप्ड ग्राफ जो आयनाइजेशन पोटेंशियल में आपको काम आ जाएगा। और फिर मैंने देखा कि मतलब हमने देखा कि क्या बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस क्या क्या है वहां पे, और एयर के साथ कैसा रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ कैसा रिएक्शन हो रहा है, नाइट्रोजन के साथ कैसा रिएक्शन हो रहा है, जो ऑक्साइड और नाइट्राइड बन रहे हैं उनका कैरेक्टर कैसा है, एम्फोटेरिक है या एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो आज के लेक्चर में हम यहीं पर इसको एंड करते हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा उसमें हम बात करेंगे कि हमारे पास जो रिएक्शन है वो एसिड के केस में, बेस के केस में और बाकी सारी चीजों के साथ, हेलोजन वगैरह के साथ, वाटर के साथ हम जब इसको रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास क्या क्या बनेगा। और उसके बाद आने वाले लेक्चर्स में हम देखने वाले हैं कि हमारे पास जो कंपाउंड है, जो 13 ग्रुप के जो कंपाउंड है बोरॉन के, जैसे बोरिक एसिड हो गया, बोरेक्स हो गया, और भी जो जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि हमारा कंपटीशन का और बोर्ड्स का, ठीक है, साथ ही साथ जो हमारा 11th का स्कूल एग्जाम है उसके बहुत सारे क्वेश्चन हमारे कंपाउंड से लिए जाते हैं। और बोरेक्स और बोरिक एसिड ये सब क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो हमें 11th क्लास में अच्छे से तैयार करना होता है, जिससे कि हम अपना नीट और जेई का क्वेश्चन ठीक तरीके से कर पाए।